अभिराज और नागेश इस वक्त महल के बगीचे में साथ खड़े थे। तुमने बताया नहीं, तुम अरण्या को कैसे जानते हो? अभिराज ने फिर से अपना सवाल दोहराया। तुम बस इतना जान लो, अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नागेश ने बड़े आराम से एक पेड़ से अपने पीठ टिकाते हुए जवाब दिया। एक पल के लिए गुस्से से अभिराज की मुट्ठियां कस गई। मतलब उसी के महल में आकर कोई जंगली शैतान उसे धमकियां दे रहा था। अभिराज की बहादुरी और ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे। दनुज ने भी आज तक कभी सीधे तौर पर उससे टकराने की गलती नहीं की थी। फिर इस जंगली शैतान की इतनी हिम्मत आखिर हुई कैसे? सुनो, तुम जो कोई भी हो, ये मेरा महल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बाहर क्या करते हो, लेकिन इस तरह मेरे महल में चोरों की तरह घुसकर तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अब सीधी तरह बताओ, तुम महल के अंदर कैसे घुसे और अरण्या से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अभिराज ने अब अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी। नागेश ने एक नजर उसकी तलवार पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए उसे परे सरका दिया। ये सवाल तो तुम्हें अपने प्रहरियों से पूछना चाहिए। आखिर उनके होते हुए कोई महल के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है? अभिराज का गुस्सा अब और बढ़ने लगा था। क्या सच में नवाजों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले महल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी? रही बात अरण्या की, तो बस यूं समझ लो कि मेरा कुछ उधार है उस पर। मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपना शक्तिपुंज दिया था और उसके बदले में हमारे बीच एक छोटा सा सौदा हुआ था। उसने कहा था अगले 1 साल के अंदर वो मुझे शक्तिपुंज लौटा देगी। तब तक के लिए वो मेरी कर्जदार है। उससे पहले मैं उसे मरने नहीं दे सकता, इसलिए जब भी वो मुश्किल में होगी मैं हर बार उसकी मदद के लिए आऊंगा। नागेश ने जवाब दिया और जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, मगर अभिराज ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे नहीं लगता बात उतनी छोटी है जितनी तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम तुम्हारे इस हुलिया को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ। अरण्या अब मेरे संरक्षण में है और मेरे होते हुए कोई उसे परेशान करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें शक्तिपुंजी चाहिए ना? अभिराज ने अपने पास से एक लाल रंग का शक्तिपुंज निकाला और उसे नागेश के हाथ पर रख दिया। नागेश ये देखकर चौंक गया। इसे रख लो। उम्मीद है अब तुम्हारा कर्ज उतर गया होगा। आगे से कभी अरण्या को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। उसकी हिफाजत के लिए यहाँ मैं हूँ। अभिराज ने सख्त लहजे में उसे चेतावनी दी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, तुम उसकी हिफाजत कितनी अच्छी तरह कर रहे हो। नागेश ने उसे एक तिरछी मुस्कान दे दी। इस बार जाने दे रहा हूँ। दोबारा अगर चोरों की तरह इस महल में दाखिल हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिराज ने उसे गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया। नागेश ने मुस्कुराते हुए एक नज़र उस शक्तिपुंज पर डाली और उसे अपनी जेब के हवाले कर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अभिराज वापस कमरे में आया। अरण्या नींद में यहाँ वहाँ अपने हाथ पैर मार रही थी। शायद उसका पेट दर्द अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। आज समझ आया ये पौध हमेशा जंगली शैतानों के पीछे क्यों भागती रहती है। कहने को तो इसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन फिर भी एक से बढ़कर एक निराले दोस्त बना रखे हैं इसने। अब तक अरण्या की भी आंख खुल गई थी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसने कराहते हुए अभिराज की तरफ देखा। अच्छा, किसने कहा था तुमसे विशाल पक्षी का अंडा खाने को? अभिराज ने उसके ऊपर तंज कसा। क्षितिज ने मुझसे कहा कि इसे खाने से मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, और फिर वो कितना स्वादिष्ट भी तो था। अरण्या ने मासूमियत से जवाब दिया। फिर तो तुम्हें जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी कि तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले और कम हो गई है। अभिराज ने उसे एक तिरछी मुस्कान दी और अरण्या की आंखें बड़ी हो गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे जैसी छोटी मोटी पौध ठंडे पानी और सूरज की हल्की रोशनी से फलती फूलती है। अब अचानक कोई उसे झुलसाने वाली गर्मी दे दे तो उसकी ताकत तो कम होगी ही। अभिराज ने उसके हाथ में काढ़े का बर्तन थमा दिया। इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अरण्या ने काढ़े का एक घूंट भरा और उसका पूरा मुंह कसैला हो गया। ये कितना कड़वा है। चुपचाप पी लो इसे, वरना अगले 2 दिनों तक ऐसे ही दर्द से तड़पते रहोगे। अभिराज ने उसे आंखें दिखाई और अरण्या ने झट से पूरा काढ़ा एक ही बार में पी लिया। नजर रखना इस जंगली शैतान पर, कहीं ये फिर से कुछ उल्टा सीधा ना खाने लग जाए। कल सुबह तक इसे कुछ भी खाने पीने को मत देना। अभिराज ने क्षितिज को आदेश दिया और कमरे से बाहर निकल गया। अरण्या मन महसूस कर वापस बिस्तर पर लेट गई। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको वो अंडा कभी नहीं देता। क्षितिज ने अफसोस जताया। अरण्या ने चिढ़ते हुए एक नज़र उस पर डाली और फिर तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। अगर उसे खुद पता होता कि अंडा खाने से उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो वो खुद ही क्यों ही अंडा खाती। वैसे एक बात पूछूं, राजकुमार जी आपको जंगली शैतान क्यों कहते हैं? अरण्या के होठों पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने इशारे से एक क्षितिज पर अपने पास बुलाया। क्योंकि मैं जंगली शैतान ही तो हूँ। तुमने सुना ना अभिराज ने क्या कहा? मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं। अब मुझे कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जिससे मेरी शक्तियाँ वापस बढ़ जाएं। आप मुझे बताइए, मैं आपको दवाइयाँ ला कर दूंगा। आखिर ये सब मेरी ही तो गलती है। क्षितिज ने अफसोस के साथ जवाब दिया। दवाइयाँ? मगर मैं तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जानवरों और पक्षियों के बच्चे खाता हूँ। यहाँ आसपास कोई बच्चा मुझे दिख नहीं रहा, तो सोच रहा हूँ तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटा लूँ। अरण्या ने झट से क्षितिज की कलाई पकड़ ली।
डर के मारे क्षितिज की हालत खराब हो गई। आप मुझे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? अरण्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। राजकुमार ने आपको कुछ भी खाने से मना किया है, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्षितिज ने घबराते हुए जवाब दिया और सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गया। अरण्या ये देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। सुबह की अगली किरण के साथ ही महल में वापस चारों तरफ चहल पहल शुरू हो गई। पाखी आज महारानी सुजाता को अपने पक्षी समूह की सारी जानकारियां दे रही थी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पाखी। जिस कुशलता से तुम अपने समूह का नेतृत्व करती हो, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि तुम में एक कुशल रानी बनने के सारे गुण हैं। सुजाता ने खुश होते हुए कहा। शुक्रिया रानी माँ, मैं बस आपसे ही ये सब सीखने की कोशिश करती हूँ। आगे भी मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगी। पाखी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने सुना है अभी अपने साथ किसी जंगली शैतान को यहाँ महल में ले आया है। कौन है वो? जी, वो कोई जंगली शैतान नहीं, बल्कि एक जंगली फूल है। उसने अभी की जान बचाई थी, इसलिए अभी उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आया है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है और वो छोटे मोटे कामों में अभी की मदद भी कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो यहाँ असली के फूल और पेड़ पौधे भी उगाने में सक्षम है। क्या ये सच है? महारानी सुजाता भी ये सुनकर खुश हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना कनिका जिस तरह यहाँ से सारे पेड़ पौधों को लेकर चली गई थी, उसके बाद मुझे लगा था नवाजों में कभी पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। अगर ये लड़का सचमुच महल के बगीचे को वापस हरा भरा कर देगा तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। जब तुम्हारी शादी अभी के साथ हो जाएगी, तब तुम दोनों इस बगीचे में साथ में अच्छा वक्त बिता पाओगे। सुजाता ने प्यार से पाखी के सिर पर हाथ फेरा। उसने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। अगर वो लड़का अभी के ज्यादा करीब है तो तुम्हें भी उससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए। इससे तुम्हें अभी के करीब आने के और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। आखिर इतने सालों तक तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हो। इस रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए तुम दोनों का साथ में वक्त बिताना जरूरी है। सुजाता ने उसे समझाया। जी रानी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पाखी ने शर्माते हुए जवाब दिया। बस तुम जल्दी से मेरी बहू बनकर इस राजमहल में आ जाओ तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। आगे क्या हुआ? क्या अरण्या पाखी और अभिराज को करीब लाने का जरिया बनेगी? जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।